नागार्जुन एपिसोड 27 महा अनुष्ठान। नागार्जुन की उस भारी भरकम मांग को सुनकर अनामिका असमर्थता जताते हुए कहती है, देखिए श्रीमान, हमने आपको जो 1 लाख सिक्के दिए थे वो हमने आपको उस लाभ में से ही दिए थे जो आपके उस दुर्लभ सूत्र से बनी औषधि के बेचने से प्राप्त किए गए थे। परंतु अगले 1 लाख सिक्कों के लिए तो आपको अगले माह तक की प्रतीक्षा तो करनी ही होगी। नागार्जुन ने इच्छा जाहिर करते हुए कहा, मैं इसके लिए अगले 1 माह की प्रतीक्षा नहीं कर सकता, मुझे तत्काल ही उन सिक्कों की आवश्यकता है। इस पर नीलकंठ तुरंत बीच में बोल, परंतु श्रीमान, अनुबंध के अनुसार आपको आपके इस माह का हिस्सा मिल चुका है। वैसे 1 लाख सिक्कों से तो पूरे एक गांव भर की 1 माह तक की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है, लेकिन आश्चर्य है कि इतना धन अकेले आपके लिए भी कम पड़ गया, और वो भी मात्र 2। नागार्जुन नीलकंठ के उस प्रश्न का बिल्कुल सहज भाव से उत्तर देते हुए कहता है, जी हाँ, मैं अनुबंध के विषय में अच्छी तरह से जानता हूँ और आप उसके लिए चिंता न करें। मैं अगले 2 माह तक 1 लाख नहीं बल्कि उसके आधे यानी 50,000 सिक्के ही लूंगा। इस प्रकार ये अतिरिक्त सिक्कों का ऋण चुकता हो जाए। नीलकंठ संदेह भरी नजरों से नागार्जुन को देखते हुए क्या मैं पूछ सकता हूं कि ऐसा कौन सा अति आवश्यक कार्य आ गया है जिसके लिए आपको इतने सिक्कों की आवश्यकता? अब तो हम आपके सहभागी हैं, हमें तो आप बता ही सकते। इस पर नागार्जुन सीधे सीधे उत्तर देता है, वो मेरा निजी मामला है कि मैं इतने धन का क्या करता हूँ। मैं आपसे केवल अपने हिस्से के ही सिक्के मांग रहा हूँ क्योंकि मुझे उनकी तत्काल आवश्यकता है। इसीलिए मुझे आज फिर दोबारा से यहाँ। वहीं अनामिका अभी भी शांत रूप से नागार्जुन और नीलकंठ की बातें ही सुन रहे। तभी नीलकंठ दोबारा नागार्जुन से पूछ, यदि हम आपको अतिरिक्त सिक्के दे भी दें तो क्या फिर भी हमें इतना अधिकार नहीं कि आपसे इसका कारण भी पूछ? लेकिन नागार्जुन जानबूझकर उसे ऐसा कारण बताता है जिसके बाद कोई भी उससे दूसरा प्रश्न पूछेगा ही। दरअसल कारण बहुत सामान्य सा है। मैं एक विशेष आविष्कार कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे अतिरिक्त धन की आवश्यकता है। परंतु श्रीमान, नागार्जुन के मुंह से एक नए दुर्लभ आविष्कार का नाम सुनकर अनामिका बीच में ही नीलकंठ की बात काटकर उसे आदेश देते हुए कहती है, नीलकंठ, ये जैसा कह रहे हैं वैसा करो। तत्काल रूप से 1 लाख अतिरिक्त सिक्कों का प्रबंध करके इन्हें दे दो। ये सुनकर नीलकंठ हैरानी से अनामिका की ओर देख, क्योंकि आज उसे अनामिका का ये बिल्कुल अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। परंतु फिर भी नीलकंठ में अनामिका की कही बात काटने का बिल्कुल साहस नहीं है। इसलिए उसने अनामिका के कहे अनुसार तिजोरी में से 1 लाख सिक्कों की थैली निकाली और नागार्जुन को, जिसे नागार्जुन विनम्रता से स्वीकार कर लेता है। इसके बाद नीलकंठ नागार्जुन को उन सिक्कों की प्राप्ति के लिए हस्ताक्षर करने के लिए जैसे ही अनुबंध निकालकर देने लगता है, तभी अनामिका ने उसे बीच में ही रोक दिया और वो नागार्जुन से मुस्कुराकर, हस्ताक्षर की चिंता मत कीजिए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये सिक्के आपको लौटाने या अगले माह इन्हें कम करने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें आपकी दुर्लभ औषधि सूत्र की अपार सफलता के लिए हमारी ओर से एक तुच्छ भेंट के रूप में स्वीकार। अनामिका के मुंह से भेंट का नाम सुनकर नागार्जुन एक क्षण अविश्वास से उसकी ओर देखता है कि अभी कुछ क्षण पहले तो अतिरिक्त सिक्के देने का इनका कोई इरादा नहीं था और अब इतने सिक्के उपहार में, आखिर क्या? लेकिन नागार्जुन उन सिक्कों को स्वीकार करते हुए सहमति में धीरे से अपना सिर हिलाकर धन्यवाद करते हुए कह, आपकी इस भेंट के लिए हार्दिक आभार। मुझे लगता है कि इससे हमारे व्यापारिक संबंध और भी अधिक प्रगाढ़। अनामिका भी रहस्यपूर्ण तरीके से मुस्कुराते हुए विनम्रता से कहती है, अवश्य। फिर नागार्जुन बोला, अब मुझे आज्ञा दीजिए, अगले माह फिर से आपसे भेंट हो। और इतना कहकर नागार्जुन अनामिका से विदा लेकर वहां से चला।
नागार्जुन के वहां से जाने के बाद नीलकंठ हल्के शिकायत भरे स्वर में अनामिका से बोला, क्षमा करें महोदया, परंतु आपने उसकी ये अनावश्यक बात मानकर शीघ्रता कर दी। इस प्रकार आपको व्यापार में हानि उठानी पड़ सकती। नागार्जुन के जाने के बाद नीलकंठ अनामिका को समझाने लगता है, परंतु अनामिका पर उसके समझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वो उसी रहस्यपूर्ण मुस्कुराहट के साथ लापरवाही से कहे, हानि नहीं लाभ कहो नीलकंठ। मैं कोई मूर्ख नहीं हूं जो मैंने उसे यूं ही इतने सिक्के दे दिए, और वो भी एक ऐसे अपरिचित को जिसे हम अभी तक पूरी तरह से जान भी नहीं पाए हैं। मैं कभी भी बिना सोचे समझे कोई भी कदम नहीं उठाती। मैंने जो भी किया है वो सोच समझकर ही किया है, समझे? और हाँ, व्यापार में इसको मूर्खता नहीं बल्कि निवेश कहते हैं नीलकंठ। अनामिका के उस आत्मविश्वास को देखकर नीलकंठ शांत हो और फिर वो अफसोस के साथ बोल, मैं अपनी तरफ से क्षमा चाहता हूँ महोदया कि मेरे इतने सतर्क रहने के बावजूद भी उसे पता चल गया कि मैं उसके बारे में खोजबीन करने का प्रयास कर रहा हूँ। शायद वो युवक आवश्यकता से कुछ अधिक ही चालाक है। शायद मेरे ही प्रयास में कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए हम उसके बिल्कुल करीब पहुंचकर भी चूक। तभी अनामिका नीलकंठ की क्षमा याचना पर बोली, कोई बात नहीं, कोई भी व्यक्ति चाहे जितना ही चालाक क्यों ना हो, कहीं न कहीं अपना कोई सूत्र छोड़ ही जाता है। इसकी वो दुर्लभ सामग्रियों की मांग से मुझे इस ओर कुछ संदेह हो रहा है। शायद मैं जानती हूँ कि ये अजनबी युवक हमें कहां पर मिलेगा, परंतु उसके लिए हमें वो करना होगा जो हमने पिछले 10 वर्षों से नहीं किया। ये कहते हुए अनामिका के सामने उसके अतीत के दृश्य घूम जाते हैं और उनके बारे में सोचकर उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। वहीं अनंतनगर कबीले की स्थिति अब पहले से कहीं अधिक बेहतर हो चुकी है और ये सब केवल एक ही व्यक्ति के अथक प्रयासों का परिणाम है और वो है नागार्जुन। इरावती प्रसन्नता से फूले नहीं समा रही क्योंकि उसका पुत्र नागार्जुन न केवल परिपक्व हो चुका है बल्कि अपने परिवार और अपने कबीले के पुनः उत्थान के लिए कसम खा चुका है। लेकिन अपने कबीले के उस पिछड़े हुए समाज का दोबारा उत्थान कर पाने का प्रयास करना कोई सरल काम नहीं है। इसके लिए उसको एक परिपक्व योद्धा बनकर सबके सामने आना होगा। लेकिन अब नागार्जुन के सामने एक चुनौती है। महापर्व की तीसरी संध्या पर आयोजित होने वाले महाअनुष्ठान पर 3 प्रमुख दलों काल भुजंग, काल भैरव और काल सर्प में से किसी एक प्रमुख दल में चुना जाना, क्योंकि इसके आधार पर ही वो वास्तविक रूप से एक योद्धा घोषित किया जाएगा। अन्यथा अन्य किसी भी विधि से प्राप्त प्रशिक्षण को कोई भी कबीला स्वीकार नहीं करेगा। सभी कबीलों की परंपरानुसार महापर्व की तीसरी संध्या पर एक विशेष अनुष्ठान के बाद खेल आयोजन प्रारंभ होते हैं, जिनमें हर कबीले से वयस्क हो चुके योद्धा अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं, जिनके आधार पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले को इनमें से किसी भी एक दल में चुने जाने का अवसर मिलता है। पिछली बार ये अवसर अंशुमान के बड़े भाई आर्यमान को मिला था, जिसने सर्वश्रेष्ठ शक्ति का प्रदर्शन करके सभी अन्य प्रतिभागियों को पिछाड़ते हुए काल भुजंग दल में अपनी जगह पक्की की थी। और इस बार के लिए सबसे प्रमुख दावेदार नागदत्त है, जिसकी असीम शक्ति के सामने अन्य किसी भी सामान्य युवक का टिक पाना लगभग असंभव ही है। आज महापर्व का तीसरा दिन है और आज के ही दिन महापर्व से जुड़े सभी प्रमुख कबीलों के प्राचीन मिथकों और परंपराओं के अनुसार होने वाली खेल प्रतियोगिताओं और सर्वश्रेष्ठ योद्धा के चयन के लिए होने वाले आयोजनों का आरंभ होना है। किसी भी कबीले का कोई भी वयस्क व्यक्ति उस आयोजन में हिस्सा लेकर किसी एक प्रमुख दल में चुना जाता है और फिर प्रशिक्षण अवधि पूरी करने के बाद आधिकारिक रूप से वो महायोद्धा की उपाधि पाता है। परंतु ये काम जितना सरल लग रहा है उतना है नहीं।
नागार्जुन भी मन ही मन सोचता है कि ये काम अकेले ही कर पाना उसके लिए भी कठिन है, परंतु फिर भी अपने लोगों के पुनः उत्थान के लिए सारी बाधाओं को पार करके उसे सफलता के उस शिखर तक किसी भी हाल में पहुंचना ही होगा। तभी अचानक नागार्जुन को अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने विरूपाक्ष खड़ा मुस्कुरा रहा। विरूपाक्ष नागार्जुन को शुभकामनाएं देते हुए कहता, तुम्हारे अंदर इस अभूतपूर्व परिवर्तन को देखकर मुझे वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है नागार्जुन। सच कहूं तो तुम्हारे पिता के बाद मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि तुम्हारे रूप में इस कबीले का अच्छा समय आते हुए देख पाऊंगा, परंतु कोई भी नहीं जानता कि भाग्य में क्या होने वाला है। इस पर नागार्जुन आत्मविश्वास के साथ उत्तर देता है, आप चिंता मत करिए विरूपाक्ष, यदि भाग्य में कुछ और होना लिखा है तो मैं उस लिखे हुए भाग्य को ही बदल दूंगा। भाग्य को मेरे अनुसार ही होना पड़ेगा। नागार्जुन के आत्मविश्वास से विरूपाक्ष प्रसन्न हो जाता है और उससे संक्षेप में पूछता है, तो क्या तुम तैयार हो? नागार्जुन भी प्रत्युत्तर में मुस्कुराकर अपना सिर हाँ में हिला देता है। ये देखकर विरूपाक्ष के चेहरे पर संतुष्टि के भाव आ जाते हैं। अति उत्तम, मुझे तुमसे यही आशा थी। अब मुझे भी विश्वास हो रहा है कि अपने कहे अनुसार आने वाले भाग्य को बदल दोगे, परंतु मुझे एक बात का अभी भी संशय है। विरूपाक्ष कहते कहते अचानक रुक जाता है। तभी नागार्जुन विरूपाक्ष के चेहरे पर कुछ दुविधा के भाव देखकर पूछता है, मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूँ विरूपाक्ष, तो फिर अब कैसा संशय है? इस पर विरूपाक्ष नागार्जुन को समझाते हुए कहता है, इस बार का आयोजन पूरी तरह परंपरागत जैसा नहीं होगा। इस महापर्व पर होने वाले आयोजन में कई परिवर्तन भी किए गए हैं। तीनों प्रमुख दलों काल सर्प दल, काल भैरव और काल भुजंग दल के नवनियुक्त प्रतिनिधि भी आ रहे हैं, जो कि आज के आयोजन में ही सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले युवकों और युवतियों को अपने दल में चुनेंगे और आगामी प्रतियोगिता में केवल उन्हीं लोगों के युवक और युवतियां सर्वश्रेष्ठ योद्धा की पदवी पाएंगे। विरूपाक्ष की बात सुनकर नागार्जुन लापरवाही से उसे विश्वास दिलाते हुए कहता है, ये सब तो मैं पहले से ही जानता हूँ विरूपाक्ष। मैंने आपसे कहा ना कि आपको इस विषय में बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। नागार्जुन का विश्वास देखकर विरूपाक्ष मुस्कुराकर उसे समझाते हुए कहता है, एक बात सदैव याद रखो नागार्जुन, कभी भी अति आत्मविश्वासी होकर कोई काम ना करना। इस आयोजन में नागदत्त तो सबके लिए प्रमुख आकर्षण होगा और ऐसे में तुम्हारे लिए उस आयोजन में स्वयं को सिद्ध कर पाना कोई सरल काम नहीं होगा और जहां तक मैं जानता हूं उसके समक्ष टिक पाना पूरे चंद्रमौली राज्य में शायद ही किसी के बस में होगा। नागार्जुन विरूपाक्ष की सलाह को गंभीरता से सुनता है और मन ही मन आगे की रणनीति तय करके पहले ही ये सोच लिया कि अब आगे उसे क्या करना है। विरूपाक्ष के अलावा अनंतनगर के सभी निवासी भी इस बात को जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों के अंदर उनके कबीले के युवराज नागार्जुन में भले ही चाहे जितना भी परिवर्तन आ गया हो, परंतु नागार्जुन के लिए भी महापर्व के आयोजन में तीनों प्रमुख दलों में से किसी एक में चुना जाना सरल बिल्कुल भी नहीं होगा। महादेव के भव्य मंदिर के सामने सभी कबीलों से बाहर एक विशाल मैदान में स्थित महादेव के भव्य मंदिर के सामने महापर्व के अनुष्ठान का आयोजन किया जाता है। मंदिर के प्रांगण के आगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर आग जला दी गई है, जिससे रात्रि का अंधकार भी विलुप्त हो गया है। पूरे चंद्रमौली राज्य से अलग अलग कबीले अपने प्रमुख चिन्ह का झंडा लेकर ढोल और नगाड़े बजाकर आयोजन के लिए एकत्रित हो चुके हैं और अपना अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। बाकी अन्य कबीलों की तुलना में अनंतनगर कबीले से लगभग आधे से अधिक लोग आयोजन को देखने के लिए एकत्रित हो चुके हैं। ये देखकर कुछ लोग उनका उपहास उड़ाते हुए आपस में खुसर फुसर करने लगते हैं।
जरा इनको देखो तो, इस वर्ष पूरे अनंतनगर कबीले से केवल नागार्जुन ही इस समारोह में भाग ले रहा है और उसके उत्साहवर्धन के लिए पूरा का पूरा कबीला ही आ गया। बताओ भला। तभी दूसरा व्यक्ति भी उसका समर्थन करते हुए बोला, मैंने सुना है कि इस वर्ष के आयोजन में पहली बार नागार्जुन भी हिस्सा ले रहा है। आजकल उसकी प्रसिद्धि कुछ अधिक ही बढ़ गई है। हाँ बिल्कुल, सुना तो मैंने भी है, पर इससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि अब नागार्जुन को सबके सामने अपनी क्षमता दिखानी होगी। पिछली बार तो उसने छल से नागमणि प्राप्त कर ली होगी, परंतु अब सबके सामने उसका झूठ अवश्य पकड़ा जाएगा। अंतक नगर का प्रमुख नागेश अपने पुत्र अंशुमान के साथ अपनी जगह पर विराजमान है। इस वर्ष वो अपने पुत्र अंशुमान की जीत के लिए पूरी तरह से निश्चित है। तभी उसके सामने कुछ ही देर बाद नागार्जुन अपने परिवार और कबीले वासियों के साथ पहुंच जाता है। नागार्जुन को देखते ही नागेश के चेहरे की मुस्कुराहट अचानक से गायब हो गई और उसकी जगह क्रोध ने ले ली। पिछली बार नागार्जुन ने नागेश के पुत्र आयुष्मान को जिस निर्दयता से घायल किया था, उसे याद करके मन ही मन नागेश के अंदर क्रोध का ज्वालामुखी फूट रहा है। उसका मन कर रहा है कि इसी समय अपनी सारी सीमाओं को तोड़कर नागार्जुन को अपने हाथों से मृत्यु दे दे। तब शायद कहीं उसके मन को शांति मिलेगी, परंतु इसके लिए ये उचित समय नहीं है। इसीलिए नागेश क्रोध से केवल अपनी मुट्ठियां भींच कर रह जाता है। वहीं अंशुमान अपने पिता की उन भींची हुई मुट्ठियों पर अपना हाथ रखकर उसे सांत्वना देते हुए कहता है, पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैंने स्वयं भी इस विशेष समय की बहुत प्रतीक्षा की है और आखिरकार मेरी योजना काम आ ही गई। मैंने नागार्जुन को उकसाकर इस आयोजन में बुला ही लिया, लेकिन यहाँ आकर उसने अपने जीवन की बहुत बड़ी भूल कर दी है। मैं आपके अपमान का प्रतिशोध लेकर रहूंगा। अंशुमान के आत्मविश्वास को देखकर नागेश का क्रोध थोड़ा शांत होता है और वह अंशुमान के कंधे को थपथपाकर उसे शाबाशी देते हुए कहता है, अवश्य ऐसा ही करना। मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है कि तुम इस आयोजन में सबसे श्रेष्ठ दल में चुने जाने पर न सिर्फ अपने परिवार का मान बढ़ाओगे, बल्कि उस नागार्जुन से बदला भी लोगे। और हाँ, एक बात और, इस आयोजन में तुम्हें आद्विक से सतर्क रहना होगा। चाहे जो हो जाए, तुम्हारा प्रदर्शन हर हाल में उससे उत्तम होना ही चाहिए। अपने पिता की इस आशंका पर अंशुमान निश्चित होकर उन्हें तसल्ली देता है। चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं अब इतना समर्थ हो चुका हूं कि आद्विक तो क्या, मैं तो नागदत्त को भी सीधे और खुली चुनौती दे सकता हूं। लेकिन अंशुमान के इस आत्मविश्वास पर नागेश अचानक भड़क उठा और उसे झिड़कते हुए बोला, ऐसा कोई मूर्खता का काम करने के बारे में सोचना भी मत। इस समय जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेना है, वरना सारी योजनाओं पर पानी फिर सकता है। और नागदत्त तुम्हारा मुख्य प्रतिद्वंदी है ही नहीं, इसलिए तुम उसकी शक्ति को चुनौती देने की मूर्खता करना भी मत। उसकी शक्ति का स्तर केवल तुम्हारे बड़े भाई आर्यमान के समान ही है, इसलिए नागदत्त को आर्यमान के लिए छोड़ दो और अपना पूरा ध्यान केवल आद्विक पर लगाओ, वरना तुम्हारी सारी बनी बनाई योजनाओं पर पानी फिर सकता है। समझे ना समझ? अपने पिता की फटकार सुनकर अंशुमान का चेहरा पीला पड़ गया। अब वो भी मन ही मन अपनी रणनीति तय कर लेता है कि उसे आगे क्या करना है।